एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AMB क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट का वीडियो, जिसमें आपके साथ मैं आज 26 क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के MCQ की। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपके साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज मैं 26 क्वेश्चन करूँगा। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे या फिर आप CBSE के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एग्ज़ाम को देते वक्त। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें आज की क्लास के बाकी के 26 क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हम कर रहे हैं 31 क्वेश्चन से। 30 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो पहला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज। आपको यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करना है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको एक तो ध्यान रखना होगा कि आपको सिर्फ लायबिलिटी साइड में फाइनेंस के जो सोर्सेज होते हैं उन पर फोकस करना है, उनके इनफ्लो एंड आउटफ्लो पे फोकस करना है और उनसे रिलेटेड जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो होते हैं उस पर भी फोकस करना होता है। तो पहला पॉइंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की जो पेमेंट होती है वो शेयर्स की वजह से होती है और शेयर्स से जो भी आपके पास फंड आता है वो हमारा फाइनेंसिंग होता है। तो शेयर्स जो होते हैं वो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, तो उसके ऊपर जो दिया जाने वाला डिविडेंड है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, वो भी हमारे लिए फाइनेंसिंग से रिलेटेड ही है। तो इससे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो में शो करते हैं। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। बाकी ऑप्शन नंबर बी है रिसीप्ट्स ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है इन्वेस्टमेंट पर, तो ये इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर से कैश रिसीव्ड होना हमारा ऑपरेटिंग का इनफ्लो है। एंड परचेजेज ऑफ फिक्स एसेट्स हमारी इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है। तो अगर यहाँ पे देखें तो फाइनेंसिंग का इनफ्लो हमारा आउटफ्लो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आपको आउटफ्लो को या इनफ्लो को पहचानना है जिससे कैश फ्लो हुआ है। तो आपका इन्वेस्टिंग के अंदर आपको समझना होगा कि उसमें सिर्फ आपको नॉन करंट एसेट्स को देखना है, जिसमें आपकी फिक्स्ड एसेट्स आती हैं। फिक्स्ड में आपकी टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों देखनी है, उनकी बाइंग एंड सेलिंग, और उनसे रिलेटेड कोई इनफ्लो एंड आउटफ्लो है तो उस पर भी फोकस करना है। इसके अलावा अगर आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसकी वजह से भी कोई इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है तो उसको भी आप इन्वेस्टिंग में लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश रेवेन्यू जो हुई है आपकी ऑपरेशन से, यानी नेट सेल्स जो है वो हमारी ऑपरेटिंग की इनफ्लो होती है। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। ये भी ऑपरेटिंग की वजह से आपको मिलता है बिजनेस को ऑपरेट करने से, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। ऑप्शन नंबर ए एंड बी। सी है हमारा पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को परचेज करने से के लिए आपने पेमेंट की है, तो फिक्स एसेट्स को परचेज करना एक इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में एज ए आउटफ्लो आपको शो करना है। तो ऑप्शन नंबर सी अभी तक ठीक है। डिविडेंड की पेमेंट करना हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है हमारा सी करेक्ट है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? AS1, AS2, AS3, AS4। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट की डिटेल हमें देता है वो आपका AS3 है। तो ये आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है कि AS3 रिवाइज्ड भी इसके साथ आप लिख सकते हैं। तो रिवाइज्ड वाला जो AS3 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है, वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज पर डैश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रपोज डिविडेंड इज ट्रीटेड एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो प्रपोज डिविडेंड को कंटिंजेंट लायबिलिटी मानने के लिए कहता है? तो ऑप्शन फिर से हमारे वही हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, AS1, AS2, AS3 एंड AS4। तो हमारा जो AS4 है वो आपका कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट है, यानी बैलेंस शीट बनाने के बाद जो कंटीजेंसीज होती हैं एंड कुछ इवेंट होते हैं उसको दिखाने के लिए जो चीज़ों को हम दिखाते हैं वो AS4 के अकॉर्डिंग हम उनको दिखाते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड को जो कंटीजेंट लायबिलिटी मानते हैं वो हम एज पर AS4 मानते हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर AS4 हमारा इससे रिलेटेड है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग पे जब आप फोकस करेंगे तो आपका फोकस नॉन करंट एसेट्स पे होगा। जितनी भी हमारी नॉन करंट एसेट्स होंगी, चाहे वो फिक्स्ड हो या आपकी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, सभी आपको इन्वेस्टिंग के अंदर लेनी है। ऑप्शन नंबर ए है इशू ऑफ डिबेंचर, ये फाइनेंसिंग में आएगा। ऑप्शन नंबर बी है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन की पेमेंट की है आपने तो ये फाइनेंस की पेमेंट हुई है तो फाइनेंसिंग में आएगा। सी है आपका परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश, अगर आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो ये गुड्स परचेज कर रहे हैं एक तरीके से, तो ये आपका ऑपरेटिंग के अंदर आता है, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो होगा, इसमें कैश जाएगा। एंड डी है आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप बेच रहे हैं और वो भी नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज सेल कर रही है इन्वेस्टमेंट को, तो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो कैश का आउटफ्लो शो करेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सॉरी कैश का इनफ्लो शो करेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको पहचाना है कि इनमें से कौन सा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ऑपरेटिंग में हम मेन जो बिजनेस को ऑपरेट करने से इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है उस पर फोकस करते हैं, इसमें जो भी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग होते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करना फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग में जाएगा। बी है परचेजेज ऑफ मशीनरी, मशीन को परचेज करना इन्वेस्टिंग डिसीजन है तो इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है ये। फिर है परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को परचेज करना भी इन्वेस्टिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी तो नहीं है। डी है परचेजेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, अगर आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, स्टॉक परचेज कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 37, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला है। तो ऑपरेटिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेन ऑपरेशन से रिलेटेड, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है उस पर आप फोकस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपको कैश रिसीव्ड हो रहा है गुड्स को सेल करने से एंड सर्विसेज को सेल करने से तो ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, उससे होने वाला ये इनफ्लो है। ऑप्शन नंबर ए अभी तक हमारा करेक्ट है, जो ऑप्शन 37 का सही आंसर है। बी है हमारा सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल करना इन्वेस्टिंग में आएगा। सी है इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको मिल रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो है। एंड डी है इशू ऑफ डिबेंचर, अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो आप फाइनेंसिंग का इनफ्लो है ये हमारे लिए। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू। तो कैश फ्लो क्या क्लैरिफाई करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, नहीं इसको क्लैरिफाई नहीं करता ये। ऑप्शन नंबर बी इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, ये भी क्लैरिफाई नहीं करता। सी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ये क्लैरिफाई करता है लेकिन ज़्यादा क्लैरिफाई करता है ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्हीं को क्लैरिफाई करता है कि कितना इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ है, इन तीनों एक्टिविटीज से अलग अलग करके वो बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सही नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट की इन्फॉर्मेशन देता है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देता है, बल्कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी क्लासीफाई करके बताता है कि किस एक्टिविटी से कितना इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी है इट रिकनसाइल एंडिंग कैश बैलेंस विद द बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो ये आपका जो कैश बैलेंस होता है उस बैंक स्टेटमेंट का, उसको रिकनसाइल करता है। तो आपको याद होगा 11वीं क्लास में हम बैंक रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट बनाया करते थे, जिसमें कैश बुक और पासबुक को मैच करवा करके हम बैंक रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट बनाते थे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरीके के किसी भी रिकनसाइलेशन का काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी अभी तक हमारा इनकरेक्ट है। सी है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तो करेक्ट है। सी डी है
इट एक्सप्लेन्स द डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग। तो डेविएशन को भी एक्सप्लेन करता है कि कितने चेंजेस आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, तो उसको भी एक्सप्लेन करता है। तो अभी तक जो इनकरेक्ट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर बी है। तो उसका जो सही आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका। इट रिकनसाइल एंडिंग कैश बैलेंस विद द बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया है, ऑप्शन नंबर लेकिन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू। इनमें से किसकी वजह से आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिक्रीज होगा? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी बी, एंड सी नाइदर ऑफ टू एंड बोथ ए एंड बी। पहले आपको यहाँ समझना होगा कि यहाँ पे बात हो रही है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज तब होगा जब आउटफ्लो होगा। तो हमें समझना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज होगी तो आपका आउटफ्लो होगा, और डिक्रीज होगी तो आपका इनफ्लो होगा, क्योंकि एसेट्स का इंक्रीज होना परचेज माना जाता है और डिक्रीज होना सेल माना जाता है। और लायबिलिटी का आपका अगर इंक्रीज हुई है तो वो इनफ्लो माना जाता है, और डिक्रीज होगा तो आउटफ्लो माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इंक्रीज इन करंट एसेट्स। एसेट्स आपकी इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब आपका कैश गया है, आउटफ्लो हुआ है, तो ये आपको डिक्रीज करेगा ऑपरेटिंग में। बी है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हुई तो आपने पेमेंट की है, इसलिए ये भी आपका आउटफ्लो है, ये भी डिक्रीज में आएगा। तो ए एंड बी दोनों ही लग रहे हैं। सी में लिखा है नाइदर, ये तो इनकरेक्ट है। डी है बोथ ए एंड बी, तो सही आंसर बन रहा है हमारा बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच विल बी एडिड। तो जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे तो आप इनमें से किसको ऐड करेंगे? तो ऐड करने का आपको ध्यान में रखना है कि जो इनफ्लो होगा वो आपको ऐड करना है, आउटफ्लो को आपको लेस करना है। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपकी एसेट्स बढ़ रही है, तो ये आउटफ्लो माना जाएगा, आपने परचेज की होगी। इंक्रीज इन क्रेडिटर, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये इनफ्लो है, तो ये ऐड होगा। नेक्स्ट डिक्रीज इन बिल पेबल। बिल पेबल अगर आपके डिक्रीज हुए हैं, लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, तो ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा। एंड डी है आपका इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए तो ये भी आउटफ्लो होगा। तो अभी तक ऑप्शन नंबर बी है जिससे हमारा इनफ्लो हुआ है, तो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच विल बी डिडक्टेड। ऑपरेटिंग में किसको डिडक्ट करेंगे? डिडक्ट आप समझते होंगे कि हम आउटफ्लो को करेंगे जिसमें हमारा कैश जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट एसेट्स है, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो एसेट्स का डिक्रीज होना हमारे लिए इनफ्लो होता है। तो हमसे पूछा डिडक्ट करने की बात, तो ये तो ऐड होगा, ये डिडक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई है तो ये इनफ्लो है, ये भी हमारा ऐड होगा। ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट्स है, एसेट्स का इंक्रीज होगा हमारे लिए आउटफ्लो होगा, ये हमारे लिए डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आपका डिक्रीज होगा, ये डिडक्ट किया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डी है डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल अगर आपके डिक्रीज हुए हैं, एसेट्स का डिक्रीज होना आपका इनफ्लो होता है, तो ये हमारा ऐड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अभी तक सही है जो हमें डिडक्ट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा 43, वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी एडिड टू नेट प्रॉफिट। जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आप किस किस को ऐड करते हैं? ऑप्शन ए है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड होता है, बट ये ऑपरेटिंग में ऐड नहीं होता, बल्कि ये लेस होता है। जितने भी ऐसी आइटम्स होते हैं नॉन ऑपरेटिंग जिन्हें हम इनकम कहते हैं, इन्हें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, तो इसको डिडक्ट किया जाता है, ये ऐड नहीं होगा। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में अगर आपका इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया होगा कुछ अमाउंट, तो इसको हम एडिड बैक कर लेते हैं। जब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो नेट प्रॉफिट में से एडिड बैक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, इसे भी हमें ऐड करना होता है जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सी है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड होना एक इनकम है, तो ये हमारे लिए आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होता है, ना कि ऑपरेटिंग में।
और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हम डिडक्ट करते हैं। एंड रिफंड ऑफ टैक्स, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ टैक्स रिफंड कर देता है तो ये आपको लेस करना होता है आपके नेट अमाउंट में से। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो आपको ऐड करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते वक्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 44 है, वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट। जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो किसको ऐड करेंगे? तो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि आपको ऐड करना होता है कैश का इनफ्लो। लेकिन यहाँ पे जो मुझे आइटम्स नज़र आ रहे हैं, ये आप आइटम देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ही हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इससे कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता। ये हमारी एक फिक्टिशियस एसेट्स होती है जिसको हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त माइनस किया होता है। डेप्रिसिएशन भी एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट भी हमारा एक नॉन ऑपरेटिंग है। तो ये सारे हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते वक्त लेस किए होते हैं। तो जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इन सभी को वापस ऐड करना होता है। तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। एरो थोड़ा नीचे हो गया लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप क्या क्या चीज़ें लेते हैं? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। ऑप्शन नंबर बी है डिक्रीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, बिल्कुल इसको लेते हैं हम। करंट एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज भी लिया जाता है। सी है डिक्रीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये तो सेम ऑप्शन ही हो गया, ये करंट लायबिलिटी होना चाहिए था, ये भी आता है। एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारे ऑप्शन ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर बनता है। अब ऑप्शन नंबर सी में करंट एसेट्स की जगह करंट लायबिलिटी मान लेना, यहाँ पे करंट लायबिलिटी है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश। इनमें से कौन सा कैश का एप्लीकेशन नहीं है? यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक होता है सोर्सेज ऑफ कैश जिसको हम कहते हैं इनफ्लो ऑफ कैश, एक होता है यूज़ या एप्लीकेशन ऑफ कैश यानी आउटफ्लो ऑफ कैश। तो आपको पहचाना है कि कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, इसका मतलब कौन सा आउटफ्लो नहीं है। आउटफ्लो वही नहीं होगा जो इनफ्लो होगा। तो यानी मुझे इनडायरेक्टली इसमें से इनफ्लो पहचानना है, वही हमारा आउटफ्लो नहीं होगा यानी एप्लीकेशन नहीं होगा। इंक्रीज इन डेटर्स, अगर आपके डेटर इंक्रीज हुए हैं तो करंट एसेट्स इंक्रीज होना मान लिए, एसेट्स का इंक्रीज होना मान लिए आउटफ्लो होता है, तो ये तो आउटफ्लो हो गया। हमें इनफ्लो पहचानना है, बी है इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स है, एसेट्स का इंक्रीज होना मान लिए क्या होता है, वो हमारा आउटफ्लो होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन बिल पेबल। बिल पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज होना मान लिए इनफ्लो होता है, तो ये हमारे लिए इनफ्लो है। इसका मतलब यही हमारा नॉट यूज यानी नॉट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नहीं है। तो अभी तक ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगेन करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी आपके लिए आउटफ्लो है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन बिल पेबल, करंट लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए इनफ्लो होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश। अब नॉट सोर्स, सोर्स का मतलब है इनफ्लो, इनमें से कौन सा इनफ्लो नहीं है? इनफ्लो नहीं है इसका मतलब ये जानना चाहता है कि आउटफ्लो कौन सा है, तो आपको इनमें से पहचानना है कि कौन सा आउटफ्लो है। ऑप्शन नंबर ए इशू ऑफ शेयर्स, अगर आप शेयर्स को इशू करेंगे तो आपका इनफ्लो होगा, तो यानी ये सोर्स नहीं है, बताना है हमें कि इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है। सोर्स नहीं मतलब आउटफ्लो बताना है, तो इशू ऑफ शेयर्स तो इनफ्लो है, तो ये सही आंसर नहीं है। परचेजेज ऑफ मशीनरी, अगर आप मशीन को परचेज करते हैं तो इससे आउटफ्लो होता है, ये हमारे कैश का सोर्स नहीं है बल्कि कैश का यूज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सोर्स नहीं है अभी तक। ऑप्शन नंबर सी सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स तो हमारा इनफ्लो है, ये सोर्स है। एंड डिविडेंड रिसीव करना भी हमारा एक सोर्स है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा सोर्स नहीं है यानी आउटफ्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ कैश। इनमें से कौन सा आपको लग रहा है कि कैश का सोर्स है? तो कैश का सोर्स देखेंगे कि किससे हमारा इनफ्लो हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऑप्शन नंबर बी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक।
आपको थोड़ा समझना होगा कि जब भी आप बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे और बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे तो उसमें कैश में कोई भी चेंज नहीं आता, सिर्फ नेम चेंज होते हैं। कैश की अमाउंट बैंक में चली जाती है, बैंक की अमाउंट कैश की फॉर्म में आ जाती है, तो उससे कोई भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए कैश डिपॉजिट करना बैंक में, एंड ऑप्शन नंबर बी कैश विड्रॉ करना बैंक से, कोई भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो नहीं है। तो दोनों को आप इनफ्लो एंड आउटफ्लो में नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर सी है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 8,000। तो जब आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, चाहे आप कम में बेच रहे हो या ज़्यादा में बेच रहे हो, दोनों ही केसेस में आपका इनफ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा सेल करने से गुड्स को इनफ्लो हुआ है, तो ये हमारा एक सोर्स ऑफ कैश है। लास्ट है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ फॉर कैश। अगर आपको पता हो कि कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं, तो इन्हें हम किसी भी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं करते। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को भी कैश के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, तो उसको परचेज करना और सेल करना कभी भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, इसमें नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो होगा। ए बी एंड सी में कोई भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो नहीं हुआ है, ओनली ऑप्शन नंबर सी में आपका इनफ्लो हो रहा है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। इससे आपका सोर्स ऑफ कैश बना है ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात हो रही है। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे कि कभी आप डिविडेंड की पेमेंट करेंगे, किसी भी टाइप की कंपनी अगर पेमेंट की डिविडेंड करेगी तो सभी कंपनियों के लिए ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी शेयर इशू कर रही है तो उसके लिए वो फाइनेंसिंग ही माना जाएगा, चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी करे, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी करे या किसी भी टाइप की कंपनी करे, सभी के लिए शेयर इशू करना फाइनेंसिंग होता है। उसी तरीके से डिविडेंड पे करना शेयरों के ऊपर भी सभी के लिए फाइनेंसिंग होता है। तो उसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को और हम किन नामों से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑन कैश बेसिस। बिल्कुल, आप इसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं ऑन कैश बेसिस। एंड बी स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश, इसे स्टेटमेंट अकाउंटिंग ऑफ फॉर वेरिएशन ऑफ कैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दोनों ही करेक्ट हैं, तो उसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें दोनों ही आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अल्टरनेटिव नेम्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर। तो इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है। एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन, कैश की पोजीशन का एनालिसिस करना। बिल्कुल, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को चेक करता है और साथ में कैश की पोजीशन को भी चेक करता है, तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव बनता है। एंड बी शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग के पर्पज से ही बनाया जाता है, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। एंड सी इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विडिटी, आपके पास लिक्विडिटी की जो पोजीशन है कैसी है, अच्छी है या बुरी है, उसको चेक करने के लिए भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी सारे ही हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके ऊपर बेस्ड होता है। नंबर 1 कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश पे फोकस करता है, और इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो कैश होता है वो कैश बेसिस से ही पता लगाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है अभी तक ऑप्शन नंबर ए है, बी एक्रूअल बेसिस। बिल्कुल एक्रूअल बेसिस पे कभी नहीं बनाते आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को, इसमें हम कैश बेसिस को ही फॉलो करते हैं। क्रेडिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सी, ये भी ठीक नहीं है, लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो उसमें ऑप्शन नंबर सिर्फ ए ही सही है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पीछे भी हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, सी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, लास्ट है वेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के प्लानिंग के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है
शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमेशा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के पर्पज से ही हम हमेशा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी फॉल अंडर। अगर आप शेयर इशू करते हैं मशीनरी को परचेज करने के बदले में तो वो किसके अंदर आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, या डी नन ऑफ द अबव। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमें मशीनरी के बदले में शेयर इशू करने की बात कर रहा है। अगर आप मशीन के बदले में कभी भी शेयर इशू करते हैं तो उससे आपका कोई भी कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो नहीं होगा। मशीन लेंगे और उसकी जगह हम शेयर्स दे देंगे। तो यहाँ पे कोई भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी एक्टिविटी में नहीं आएगा। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ द अबव। इसे हम बोलेंगे नो फ्लो ऑफ कैश, यहाँ पे कोई भी फ्लो नहीं हुआ है। अब आपके सामने आ रहा है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रिफंड ऑफ टैक्स शोन अंडर। टैक्स के रिफंड को हम कहाँ पे दिखाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑप्शन नंबर ए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑप्शन नंबर बी, एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑप्शन नंबर सी, एंड लास्ट कैश इक्विवेलेंट डी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टैक्स से रिलेटेड कोई भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है तो उसे हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही दिखाया जाता है। तो उसका जो सही आंसर बनता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ध्यान रखें कि कभी भी टैक्स का जो भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा वो ऑपरेटिंग में ही शो होगा। अब आपके सामने आ रहा है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है, करंट ईयर्स प्रोविजन फॉर टैक्स इज ऑल्सो नोन एज। जिन्होंने भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाया होगा उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देखी होंगी तो उन्हें याद होगा कि करंट ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम कहते हैं टैक्स मेड, और प्रीवियस ईयर वाले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम कहते हैं टैक्स पेड। तो यहाँ पे करंट ईयर की प्रोविजन ऑफ टैक्स की बात हो रही है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे टैक्स मेड। तो इसका सही आंसर बनता है टैक्स मेड। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगी, और आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो कैश फ्लो वाली उस वीडियो को देखने के बाद सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जितने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको अपने फ्रेंड्स के बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। AMB क्लासेस।